वी विल बी डिस्कसिंग कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो अगला जो टेस्ट है वो रोटेशनल मोशन का है, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट एक बार डिस्कस करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक क्वांटिटी है जो रोटेशन मोशन में इनर्शिया को डिटरमिन करती है। इनर्शिया का क्या मतलब है? इनर्शिया का मतलब है कि बॉडी जब एक गिवन स्टेट में है तो वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बॉडी है, उसको मैंने रेस्ट पे नोटिस किया, तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, वो कभी भी अपने आप मोशन में नहीं आएगी। मैंने उस बॉडी को घुमा दिया, रोटेट कर दिया, तो अगर मैंने उस बॉडी को घुमा दिया, रोटेट कर दिया, तो अब वो रोटेट करती रहेगी और उसकी कोशिश रहेगी कि वो रोटेट करती रहे जब तक कोई उसको आके रोकेगा नहीं। जैसे अब अर्थ है, तो अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो हुआ क्या, जब अर्थ बनी उस टाइम कोई चीज अर्थ को आके टेंजेंशियली हिट कर गई। जैसे आपके पास कोई बॉल है, तो आप बॉल कैसे साइड से हिट करो तो बॉल घूमने लग गई, तो जब वो बॉल घूमने लगी तो अर्थ घूमने लग गई, तो अब अर्थ घूम रही है, वो घूमती रहेगी, उसको जब तक कोई आके रोकेगा नहीं उसकी रोटेशन बंद नहीं होगी। न्यूटन कहता है कि कोई भी मोशन अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो वो स्टार्ट हो गया, वो अपने आप कभी भी बंद नहीं होता। इसको इनर्शिया कहते हैं कि कोई भी बॉडी का कुछ भी एक बार मोशन स्टार्ट हो जाता है तो वो अपने आप बंद नहीं होता। उसको बंद करने के लिए आपको बाहर से क्या करनी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी अगर लीनियर मोशन है, और बाहर से टॉर्क लगानी पड़ेगी अगर रोटेशन मोशन है। मतलब अगर एक रोटेटिंग बॉडी को रोकना है तो बाहर से क्या लगानी पड़ेगी? टॉर्क। अच्छा, अब यहां पे पता है क्या है, मेरे पास एक छोटा सा फैन है और एक बड़ा सारा फैन है। छोटा सा फैन घूम रहा है और वो जो छोटा सा फैन है वो लेटे से कागज का बना हुआ है। मैंने उसके जो ब्लेड्स हैं वो कागज के बनाए हुए हैं और सेंटर से पकड़ के मैं उसको घुमा रहा हूँ और वो घूम रहा है। और एक वो विंड मिल वाला फैन है, बड़ा सारा फैन, और वो घूम रहा है। अब दोनों की रोटेशन जो है उसका ओमेगा सेम है, मतलब दोनों सेम ओमेगा से घूम रहे हैं। पर जो छोटे वाला फैन है उसमें आप उंगली डाल के उसको रोक सकते हो, पर वो जो बड़े वाला विंड मिल वाला फैन है उसमें जाके अगर आप अपना हाथ डालोगे तो उसने नहीं रुकना, उसने आपके हाथ का काम कर देना। अब ओमेगा दोनों का सेम है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक फैन को उंगली मार के रोक दिया, दूसरे को अगर मैं रोकने जा रहा हूं तो मैं रोक नहीं पा रहा। हुआ ये है कि दोनों के अंदर मोशन है, दोनों का ओमेगा सेम है, लेकिन दोनों के अंदर मोशन जो है वो ओमेगा के अलावा एक और चीज डिसाइड कर रही है, और वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब उस बॉडी के अंदर इनर्शिया कितना है। अब वो जो बड़े वाला फैन है उसमें ज्यादा इनर्शिया है, ज्यादा इनर्शिया होने के कारण आप उसको आसानी से नहीं रोक सकते। जिस बॉडी में इनर्शिया ज्यादा होगा उसको चलाना भी मुश्किल, मोशन में लाना भी मुश्किल, और एक बार वो मोशन में आ जाए तो उसको रोकना भी मुश्किल। जब लीनियर मोशन होता है तो लीनियर मोशन में इनर्शिया कौन डिसाइड करता है? मास। रोटेशन के अंदर इनर्शिया कौन डिसाइड करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पहले तो ये मतलब है। और यहां पे क्या है कि जो रोल मास लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन के अंदर जो रोल मास प्ले करता है, रोटेशन मोशन में, रोटेशनल मोशन में वही रोल कौन प्ले करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो भी आपके पास फॉर्मूले मास वाले लीनियर मोशन में हैं, रोटेशन मोशन में वैसे ही फॉर्मूले जब बनाओगे तो वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रिप्लेस हो जाएगा मास की जगह। तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया बाय आई, और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको हम स्केलर क्वांटिटी ले रहे हैं। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हम जो लगा रहे हैं वो आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स पे लगा रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि +1 +2 जो है वो आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स के ऊपर फोकस्ड है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनमें चाहे एक्स में, चाहे वाई में, चाहे जेड में, किसी भी डायरेक्शन में आप चेंज लाओगे तो बॉडी जो है उसका रिस्पॉन्स सेम होता है। अब कोई बॉडी उसका एक्स एक्सिस में अलग रिस्पॉन्स है, वाई एक्सिस में अलग रिस्पॉन्स है, जेड एक्सिस में अलग रिस्पॉन्स है, तो वो एनआइसोट्रॉपिक बॉडी। वो जब एनआइसोट्रॉपिक बॉडी होती है तो उसमें तीसरी एक और क्वांटिटी आई थी जिसको हम टेंसर कहते हैं। एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर, और तीसरा होता है टेंसर। टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि हम जिन बॉडीज को पढ़ रहे हैं वो आइसोट्रॉपिक है, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही क्वांटिटी है, या स्केलर या वेक्टर। अच्छा, अब ये जो आप गिवन रिलेशन देख रहे हो इसमें मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आप लोगे जब रोटेशन मोशन वाले फॉर्मूले लगाओगे। तो कोई भी चीज जब मूव कर रही है तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन है वो हाफ mv² है, और अगर बॉडी घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ
आई ओमेगा स्केयर है। ऐसे ही जब मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो फोर्स की जगह टॉर्क, टॉर्क जो होगा वो होगा आई इनटू अल्फा। ऐसे ही अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूं तो वो मास इनटू वेलोसिटी है। जब मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूंगा तो वो जाएगा आई इनटू ओमेगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा ये सिनोनिमस हैं। ऐसे ही जो वेलोसिटी है एंड ओमेगा ये भी सिनोनिमस है। हमारे पास जो एक्सेलरेशन है एंड अल्फा ये भी सिनोनिमस है। सिनोनिमस मतलब कि ये वाली जो क्वांटिटीज हैं ये लीनियर मोशन में है, ये वाली क्वांटिटीज बिल्कुल उनके जैसी बिहेव कर रही हैं किसमें? रोटेशन मोशन में। एंड फोर्स एंड योर टॉर्क सिनोनिमस है। लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम सिनोनिमस है। तो आपने ये जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, ऐसे ही यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी है। तो अगर बाहर बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो लीनियर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल कंजर्व्ड रहता है। अगर बॉडी पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगती तो आप क्या नोटिस करोगे कि बॉडी का एंगुलर मोमेंटम इनिशियल एंड फाइनल क्या रहेगा? सेम रहेगा। फिर मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये दोनों क्या है? सिनोनिमस है। सो इसलिए आपने ये याद रखना है, जैसे मेरे पास अगर बाय चांस न्यूटन लॉ कहता है कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो यहां से मेरे पास रिलेशन क्या आ गया कि टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मेरे को सिनोनिमस रिलेशन पता होने चाहिए। वर्क डन इज इक्वल टू योर स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे यहाँ पे स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे भी आपका वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, डिपेंड करेगा ये जो आप टॉर्क ला रहे हो और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ला रहे हो इनकी रोटेशन सेम है। अगर दोनों सेम रोटेशन में हो रहे हैं तो ये पॉजिटिव टॉर्क, ये पॉजिटिव वर्क डन होगा। अगर टॉर्क आप जहां लगा रहे हो, रोटेशन जहां लगा रहे हो, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो फिर ये जो वर्क डन है ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सो ये रिलेशंस हैं जो आपने याद रखने हैं। अब पेपर में आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सिग्निफिकेंस तो हमें समझ में आ गई। क्या सिग्निफिकेंस है? जो मास की सिग्निफिकेंस है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सिग्निफिकेंस है। इसके फॉर्मूले जैसे मास के फॉर्मूले बने हुए हैं ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले हैं। जहां जहां मास लगा है उसको हटा के वहां पे क्या डाल दो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस ये ध्यान रखना है कि जब मास को हटाओगे तो आप क्या कर रहे हो? रोटेशन मोशन का गिवन फॉर्मूला बना रहे हो। तो जो भी ट्रांसलेटरी मोशन में रोटेशन का एनालॉग है वो साथ में आप लिखोगे। सो अब हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिवाइज कर लेंगे। तो मेरे पास जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो निकालना है, और वो निकालना है फॉर अ ग्रुप, या मैं कह सकता हूं फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो मैंने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब मेरे पास पार्टिकल्स का एक सिस्टम है, ग्रुप है, और वो पार्टिकल्स का ग्रुप क्या कर रहा है? घूम रहा है। पार्टिकल्स का ग्रुप क्या कर रहा है? घूम रहा है। और वो जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, मैं उस एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं। तो जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है फॉर अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है वो होगा सिग्मा आई 1 to n एम आई आर आई स्केयर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा आई 1 to n एम आई आर आई स्केयर। ये हमारा क्या बन जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला। पर ये कब लगेगा? मतलब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं एक्सिस बदलता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा? एक्सिस पे। अच्छा, फिर किस पे डिपेंड करेगा? मास पे। फिर डिपेंड करेगा वो जो मास है वो एक्सिस से कितना दूर है उस पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। कौन सी? एक एक्सिस, कि बॉडी किस एक्सिस पे घूम रही है। बॉडी किस एक्सिस पे घूम रही है? मेरे पास लेट अस से ये एक गिवन बॉडी है,
तो मैंने इस बॉडी को पकड़ा और ये इसके दो एंड पॉइंट्स ऐसे लेके मैं इसको घुमा रहा हूं। तो जब मैं इस बॉडी को ऐसे घुमा रहा हूं तो मेरा एक्सिस जो है वो ये डायगोनल है। मैंने ये बॉडी को पकड़ा, ऐसे करके घुमा रहा हूं, तो मेरा जो एक्सिस है वो ये वाली लाइन है। मैंने यहां से पकड़ा, मैं बॉडी को ऐसे घुमा रहा हूं, तो मेरा जो एक्सिस है वो ये वाली लाइन है। मैं एक ही बॉडी को अलग अलग तरीके से घुमा सकता हूं, और जब मैं घुमाता हूं अलग अलग तरीके से घुमाने पे क्या बदलता है, वो एक्सिस बदलता है जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रही है। एक्सिस का मतलब होता है एक लाइन, जिस लाइन के अबाउट बॉडी घूम रही है, मतलब वो लाइन स्टैटिक है, वो लाइन नहीं हिल रही, पर बॉडी उस लाइन के आगे पीछे ऐसे गोल 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 क्या कर रही है, घूम रही है, उसको हम एक्सिस कहते हैं। मैं एक्सिस बदल दूंगा तो सेम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। सेम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा अगर मैं एक्सिस बदलूंगा। तो यहां पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जब होंगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। जैसे मेरे पास यहां पे अगर मैं नोटिस करूं तो मेरे पास पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, एक ये पार्टिकल है, लेटर से ये पार्टिकल 1 हो गया, फिर ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल मेरे पास 2 हो गया, फिर लेटर से ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल मेरे पास 3 हो गया, ये पार्टिकल है, ये मेरे पास पार्टिकल 4 हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये सारे पार्टिकल्स का मास जो है वो क्या है, m है। ये सारे पार्टिकल्स का मास m है। और क्वेश्चन कह रहा है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो अबाउट y एक्सिस। अबाउट y एक्सिस का मतलब आप इस बॉडी को ये y एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा रहे हो, ये ऐसे घुमा रहे हो। ये चारों पार्टिकल्स का जो ग्रुप है ये y एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये चारों के चारों y एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं। तो अब ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, और ये मेरे पास 4 मासेस हो गए। तो मैं यहां पे जो फॉर्मूला लिखूंगा वो क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर एंड m4 r4 स्क्वायर। तो मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये मैं अगर पहले वाले को नोटिस करूं तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो आप पहला वाला देख रहे हो, इस पहले वाले का अगर आप गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो ये मास एक्सिस के ऊपर ही है। अब एक चीज देखो नजर आ रही है कि अगर मास एक्सिस के ऊपर ही हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, देखो क्या होता है, 0। देखो मल्टीप्लाई करो, m इंटू 0 विल बी 0। तो एक चीज यहां से एक और आ रही है कि अगर आपका सारा मास एक्सिस पे ही है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, और आपका मास एक्सिस से जितना दूर होगा, मास एक्सिस से जितना दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि साथ में ये आप r स्क्वायर मल्टीप्लाई करें, ये r, इस r को मैं जितना बढ़ा दूंगा इसका स्क्वायर भी बढ़ जाएगा, जितना ये बढ़ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे को कोई पूछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाना है तो मैं कहूंगा यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाना है तो क्या करो, मास को एक्सिस से दूर कर दो। मेरे को कोई कहता है यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करना है तो कैसे कम करेंगे, मास को एक्सिस के क्लोज ले आओ। इसीलिए जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किया था उसमें हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होता है, आई ओमेगा कांस्टेंट होता है। अगर मैं आई को बढ़ाऊंगा ओमेगा कम हो जाएगा, आई को कम करूंगा ओमेगा बढ़ जाएगा। ओमेगा क्या है, रोटेशन की स्पीड। तो एक डांसिंग एक्रोबैट है, एक डांसर है, और वो डांसर जो है वो अपने आप को ऐसे घुमाना चाहती है डांस करते हुए। तो जब वो ऐसे अपने आप को घुमाना चाहती है डांस करते हुए तो वो सबसे पहले अपने हाथों को बाहर की तरफ खोलती है और अपने आप को ऐसे रोटेशन देती है। अब वो चाहती है कि उसकी रोटेशन फास्ट हो जाए, तो फास्ट होने के लिए अपने हैंड्स को वो क्या करती है, अपने गिवन बॉडी के बिल्कुल क्लोज ले आती है। ऐसे करने से क्या होता है, ऐसे करने से सारा मास एक्सिस के पास आ जाता है, और जैसे ही सारा मास एक्सिस के पास आता है तो आई कम हो जाता है, और जैसे ही आई कम होता है ओमेगा बढ़ जाता है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी रोटेशन स्लो हो जाए तो आप उल्टा करोगे, अपने हैंड्स को दूर ले जाओगे। जैसे ही हैंड्स को दूर लेके जाओगे तो आपका हैंड का मास एक्सिस से क्या होगा, दूर हो जाएगा, और जैसे ही मास दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, ओमेगा कम हो जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है सिंपल सी, कि अगर सारा मास एक्सिस पे है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, अगर सारा मास किस पे है, एक्सिस पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। जितना मास एक्सिस से दूर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा। और अगर मैं मास को एक्सिस के पास लेके आऊंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, अगर मास को एक्सिस से दूर लेके जाऊंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा।
इसीलिए जो हॉलो बॉडीज होती हैं, हॉलो मतलब जो अंदर से खाली होती हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा ज्यादा होता है। तो आपको समटाइम क्वेश्चन आ जाएगा कि मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर है और एक सॉलिड सिलेंडर है, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? तो किसका ज्यादा है? हॉलो का। क्यों? क्योंकि हॉलो का मतलब अंदर से खाली है, तो फिर सारा मास कहां है? उसके सरफेस पे, और सरफेस हमेशा एक्सिस से दूर है। तो जितना मास एक्सिस से दूर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में से ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा? हॉलो स्फीयर का। क्यों? क्योंकि अंदर से खाली है। तो अगर अंदर से खाली है तो फिर मास कहां है? मास सारा आउटर सरफेस पे, तो वो सारा एक्सिस से दूर है। सॉलिड में क्या होगा कि मास एक्सिस के पास भी होगा। जितना आप एक्सिस के पास आ जाओगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, जितना एक्सिस से दूर जाओगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर आप एक बॉइल्ड एग की बात करो, तो बॉइल्ड एग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है और एक रॉ एग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। आप एक रॉ एग को घुमाओगे तो उसका सारा मास बाहर की तरफ जाएगा। एक बॉइल्ड एग को घुमाओगे तो उसका मास वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो बॉइल्ड है, सॉलिड है। तो ये कुछ बातें जो है वो दिमाग में याद रखनी है। हाँ जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जैसे ये फर्स्ट बॉडी होगी, फिर अब मैं लेट से ये सेकंड बॉडी लूँ, तो इसका आ गया मास इनटू स्केयर ऑफ डिस्टेंस। फिर ये थर्ड बॉडी आ गई, तो इसका आ गया मास। अब ये जो आप डिस्टेंस ले रहे हो, ये डिस्टेंस आपका ए है इनटू स्केयर ऑफ डिस्टेंस। फिर हमारे पास ये फोर्थ बॉडी आ गई, तो ये आ गया मास, और इसका ये वाला डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये भी ए आ गया, तो मास इनटू स्केयर ऑफ डिस्टेंस। तो ये इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास 6 ma स्केयर, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। हाँ जी, क्लियर है ये कैसे किया हमने सॉल्व? ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आपको अभी यहां क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ये भी आ सकता था कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। तो अगर आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, तो आप नोटिस करो ये वाली बॉडी और ये वाली बॉडी, ये तो एक्सिस पे ही है, तो इनके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? जीरो। अच्छा, इन दोनों के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो। ये वाले का डिस्टेंस कितना बन रहा है? ए। ये वाले का डिस्टेंस भी कितना बन रहा है? ए। तो मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे बनेगा एम ए स्केयर प्लस एम ए स्केयर, दैट इज ट्वाइस ऑफ एम ए स्केयर। सो मेन पता है क्या है, आपने ना जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं, ये किस बॉडी का निकाल रहा हूं। ये पार्टिकल है या सॉलिड है या हॉलो है? मतलब ये पार्टिकल्स हैं या इनकी कोई शेप है? अभी देखो, पार्टिकल पता है क्या होता है? पार्टिकल एक पॉइंट होता है, उसकी कोई शेप नहीं होती। तो ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल है, 4 पॉइंट्स हैं, पॉइंट की कोई शेप, पॉइंट इज नॉट स्फेरिकल, ये भी याद रखना है कि पार्टिकल इज हैविंग नो शेप, पार्टिकल की कोई शेप नहीं होती। ठीक है। अब यहां पे नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास यहां पे 4 स्फीयर्स हैं और ये 4 स्फीयर्स का हमें डायमीटर दिया हुआ है और इनका हमें मास दिया हुआ है, और क्वेश्चन कह रहा है कि हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं सिस्टम का। कहाँ निकालना चाहते हैं? अबाउट एनी वन ऑफ द साइड ऑफ द गिवन स्केयर फ्रेम। तो अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो मेरे पास एक 1 स्फीयर है, फिर ये 2 स्फीयर है, फिर ये 3 स्फीयर है, फिर ये 4 स्फीयर है, मेरे पास ये 4 स्फीयर्स हैं। अब देखो, स्फीयर जो है ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी है, रिजिड मतलब जिसका एक पर्टिकुलर साइज है, शेप है। जब आपके पास रिजिड बॉडी होगी ना, तब आपने ध्यान रखना है रिजिड बॉडी में आप क्या करोगे? जब भी कोई आपके पास ऐसे रिजिड बॉडी है जिसकी एक सॉलिड बॉडी है, और आपको एग्जामिनर ने कहा कि मैं इस सॉलिड बॉडी को इस गिवन एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाना चाहता हूं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इस सॉलिड बॉडी का एक छोटा सा पीस उठाओगे, इसका एक छोटा सा पीस उठाओगे और उस छोटे से पीस की पोजीशन देखोगे कि उस छोटे से पीस की पोजीशन क्या है, कहां से? एक्सिस से। और फिर ये जो स्मॉल पीस है, इस स्मॉल पीस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे इस एक्सिस पे जहां पे आप पूरी बॉडी का निकालना चाहते हो। और वो कैसे निकालोगे? वो निकालोगे मास इनटू स्केयर ऑफ डिस्टेंस, जैसे वो पार्टिकल के लिए किया था।
क्यों पार्टिकल के लिए? क्योंकि ये जो छोटा सा पीस है ये भी पार्टिकल की तरह ही एक्ट कर रहा है। और पूरी रिजिड बॉडी, अगर इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पूरी बॉडी का, तो आप ये सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीस उठाओगे, हर छोटे छोटे पीस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दोगे। तो ऐड करने का मतलब आप इसको क्या करोगे, ऐसे इंटीग्रेट कर दो। तो जब भी रिजिड बॉडी का केस आएगा तो रिजिड बॉडी में ऐसे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, और डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड डिपेंडिंग ऑन द एक्सिस, ये जो आंसर है ये बदलता रहेगा। मतलब ये जो आप देख रहे हो ये आंसर, ये इंटीग्रेशन बदलती रहेगी। ये इंटीग्रेशन इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपने ये जो बॉडी ली है, इस बॉडी का शेप क्या है, और इस बात पर डिपेंड करेगी कि यहां पर आपका जो एक्सिस है वो कौन सा है। मतलब एक्सिस क्या ले रहे हो और शेप क्या ले रहे हो। एक्सिस क्या ले रहे हो मतलब मैं आपको ये भी कह सकता था कि बेटा बॉडी इस एक्सिस के अबाउट घूम रही, मतलब इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। अब इसमें क्या होगा, जब आप एक्सिस देखोगे तो आर बदल जाएगा, आर बदल जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। सो यहां पर हमारे पास कुछ रेगुलर शेप्स हैं, और वो जो रेगुलर शेप्स हैं उन रेगुलर शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने याद रखना है, उनको हमने लर्न करना है। और वो रेगुलर शेप्स कौन कौन सी हैं? पहली जो रेगुलर शेप है वो आपके पास है एक रॉड, जिसकी लेंथ जो है वो आपको दी हुई है L, और इस रॉड का मास आपको दिया हुआ है M। और आप ये जो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास, उसके अबाउट आप इस रॉड को घुमा रहे हो। और जब आप रॉड को इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमा रहे हो तो यहाँ पे जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, ये अब आपने याद रखना है, 1/12 ml²। निकाल भी सकते हो, निकालने के लिए जो ऊपर मैंने इंटीग्रेशन बताई थी वो इंटीग्रेशन से आंसर आएगा, पर न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा, रॉड के केस में आपने याद रखना है कि अगर मैंने बाय चांस ये रॉड को लिया और मैंने ये जो रॉड है इसको रोटेट किया अबाउट इट्स लेंथ, इसके लेंथ के अबाउट मैंने इसको रोटेट किया। अब ये जो आप रॉड देख रहे हो ना, ये जो आप रॉड देख रहे हो जिसकी लेंथ L है, ये जो आप रॉड देख रहे हो, इसका सारा मास इसकी लेंथ पे ही है, क्योंकि आपको एग्जामिनर ने सिर्फ लेंथ दी है, इसकी ये थिकनेस तो दी नहीं, आप इसकी थिकनेस को निग्लिजिबल मान रहे हो। रॉड की हम थिकनेस को क्या मान रहे हैं, निग्लिजिबल। इसका मतलब सारा मास एक्सिस पे ही है, और अगर सारा मास एक्सिस पे ही है तो यहां पे आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये याद रखना है कि जब रॉड को आप घुमा रहे हो ऐसे परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml²। और जब आप रॉड को घुमा रहे हो अलोंग इट्स लेंथ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, 0। और फिर हमारे पास यहाँ पे एक और केस है जिसमें मैं रॉड को घुमा रहा हूँ अबाउट इट्स एज, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें हम रॉड को उसके एज के अबाउट घुमा रहे हैं। तो ये जो आप घुमा रहे हो ये सेंटर ऑफ मास से घुमा रहे हो, और ये जो आप घुमा रहे हो ये कहाँ से घुमा रहे हो, एज से। अब एज वाले पे आप क्या करोगे, एज वाले पे आप लगाओगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम है कि मेरे को लेट अस से सेंटर ऑफ मास पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये मुझे पता है, सेंटर ऑफ मास वाला मुझे पता है, और मैं निकालना चाहता हूं एक और एक्सिस पे, और वो दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं। मेरे को कहां पता है, सेंटर ऑफ मास वाले पे, और मैं कहां निकालना चाहता हूं, एक न्यू एक्सिस पे, और दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो मैं यहाँ पे नोटिस करूंगा कि इन दोनों एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। मैं देखूंगा कि यार इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो अगर ये टोटल लेंथ L है तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना आ गया, L/2। एंड आपका ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप यहाँ पे नोटिस करोगे अबाउट अ गिवन एक्सिस, वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ये जो आप सेंटर ऑफ मास देख रहे हो, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू योर स्क्वायर ऑफ दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मेरे को पता है कि ये जो सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना है, 1/12 ml² प्लस m, और मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L/2।
तो मैंने L/2 का होल स्क्वायर कर दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/3 ml² आपके पास क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप क्या नोटिस करोगे यहाँ पे इस केस में जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, 1/3 ml²। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस कंसेप्ट पे आएंगे जिसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है अबाउट द एज ऑफ द रॉड। तो अबाउट द एज ऑफ द रॉड कितना होगा, 1/3 ml²। एंड फिर हमारे पास एक और लास्ट हम केस याद रखेंगे कि अगर मैं रॉड को ऐसे घुमा रहा हूं अबाउट एन एक्सिस सच दैट the length of the rod is making an angle theta with the axis। रॉड की जो लेंथ है वो एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो उस केस में अगर मैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहता हूँ तो वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो 1/3 ml² साइन स्क्वायर थीटा होगा, वेयर m ये बॉडी का मास है और l इस बॉडी की, इस रॉड की लेंथ है। सो ये सब हमने याद रखना है रॉड के केस में। हाँ जी, ठीक है। ऐसे ही मेरे को आ जाएगा रिंग, ऐसे रिंग आ जाएगी। अगर मैं रिंग को घुमा रहा हूं ये अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो मेरा देखो ये रिंग है, इसका मास m है, इस रिंग का जो रेडियस है वो r है, और मैं इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रिंग, प्लेन ऑफ द रिंग। ये रिंग के प्लेन के ये आप इसको रोटेट कर रहे हो। तो यहाँ पे जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज इक्वल टू सिंपली mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली क्या है, mr²। अच्छा, अब अगर मैं इस रिंग को घुमाना चाहता हूं अबाउट इट्स डायामीटर, मैं इसको इसके डायामीटर के अबाउट घुमाना चाहता हूं, तो अब डायामीटर के अबाउट घुमाने के लिए मैं क्या करूंगा, तो डायामीटर के अबाउट घुमाने के लिए मैं अगर नोटिस करूं तो मेरे को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है वो रिंग के परपेंडिकुलर है, और ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रिंग के अलोंग है, रिंग के ऊपर है। तो यहां पे हम लगाएंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो हमारे पास यहां पे क्या आ गया, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है, ये कहता है कि लेटर से आपके पास एक बॉडी है, ये एक प्लेनर बॉडी है, और ये जो प्लेनर बॉडी है ये आप नोटिस करोगे ये बॉडी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है, एक बॉडी है जो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। आप इस बॉडी को तीन तरीके से घुमा रहे हो, जैसे मेरे पास ये एक बॉडी है और ये बॉडी ऐसे लाई कर रही है एक्स वाई प्लेन में। अब मैं इसको तीन तरीके से घुमा सकता हूँ। एक, मैं इसको घुमा रहा हूँ ऐसे, ये ऐसे घुमा रहा हूँ। अब जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो मेरा जो एक्सेस है, ये मेरा पेन एक्सेस है, ये जो एक्सेस है ये इस बॉडी के परपेंडिकुलर है। दूसरा, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ तो जो मेरा एक्सेस है वो ये बॉडी के ऊपर लाई कर रहा है। तीसरा, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ये ऐसे, तो जब ऐसे घुमा रहा हूँ तो मेरा जो एक्सेस है वो ये वाला, ये बॉडी के ऊपर। तो एक एक्सेस ये हो गया, एक एक्सेस ये हो गया, एक एक्सेस बॉडी के क्या हो गया, परपेंडिकुलर। मैं एक ही बॉडी को तीन तरीके से घुमा रहा हूँ, बस घुमाने का तरीका चेंज कर दिया। तो उसमें से तीन तरीके में से दो एक्सेस बॉडी के ऊपर लाई कर रहे हैं, एक तीसरा एक्सेस बॉडी के परपेंडिकुलर है, और तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो मेरे पास यहां पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, मेरे पास मैंने बॉडी को ऐसे तीन अलग अलग वेज में घुमाया। एक, मैं रोटेट कर रहा हूं अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बॉडी, दूसरा और तीसरा ये दो एक्सिस अलोंग द बॉडी, ये अलोंग द बॉडी। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहता है कि जो परपेंडिकुलर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अलोंग वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल है। जो दो अलोंग वाले हैं उन दोनों के सम के इक्वल। जैसे अब रिंग की हम बात करें तो अगर मैं रिंग को ऑब्जर्व करता हूं, मेरे पास लेटर से रिंग है, तो जब मैं इस रिंग को स्टडी कर रहा हूं तो इस रिंग के अंदर मैं इस रिंग को जब घुमा रहा हूं तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये हो गया। अब ये भी डायमीटर है, ये भी क्या है, डायमीटर। तो मेरा
एक्स एक्सिस भी डायमीटर मेरा, वाई एक्सिस भी डायमीटर, और जेड एक्सिस वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है वो कितना है, एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या नोटिस कर रहा हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यार ये मेरा ना डायमीटर है, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये भी मेरा क्या है, डायमीटर है। अच्छा, इसको मैंने क्या कह दिया, आई एक्स, इसको मैंने क्या कह दिया, आई वाई, और आई एक्स और आई वाई का सम, आई एक्स और आई वाई का सम किसके इक्वल है, आई जेड, और ये मेरा क्या है, आई जेड। तो आई एक्स भी डायामीटर है, आई वाई भी डायामीटर है, और जो मेरा आई जेड मैं देख रहा हूं, आई जेड, वो मेरे पास कितना था, एम इंटू आर स्केयर। तो ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ डायामीटर एम इंटू आर स्केयर। तो डायामीटर के अबाउट कितना हो गया, हाफ एम इंटू आर स्केयर। तो मैंने ये निकाल लिया कि यार मेरा जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, हाफ एम इंटू आर स्केयर। हाँ जी, समझ में आया क्या कर रहे हैं हम? ठीक है, तो आपको ना ऐसे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाना आना चाहिए, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाना आना चाहिए। और समटाइम्स पता क्या होगा, एग्जामिनर ऐसे, जैसे हम अभी रिंग की बात कर रहे हैं, एग्जामिनर समटाइम क्या करेगा, इनको आपस में जोड़ देगा, रिंग्स को जोड़ देगा, और फिर कहेगा कि पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। जैसे अब देखो क्वेश्चन है कि 3 आइडेंटिकल रिंग्स ऑफ मास m एंड रेडियस r आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। तो 3 आइडेंटिकल रिंग्स हैं और 3 रिंग्स हैं, और इन तीनों को हमने ये जो फिगर दी हुई है ऐसे इनको आपस में जोड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है करना क्या है, वो कह रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश एक्सिस। तो एक्स एक्स डैश एक्सिस ये अगर मैं नोटिस करूं तो ये मेरा एक्स एक्स डैश एक्सिस हो गया। तो ये वाले एक्सिस के अबाउट मैं इस बॉडी को क्या कर रहा हूं, घुमा रहा हूं। अगर अब मैं नोटिस करूं तो मैं अगर ये पहली रिंग लूं, पहली रिंग, तो ये जो पहली रिंग आप देख रहे हो उसमें मेरा जो ये एक्सिस है वो ये वाला एक्सिस है, ये मेरा एक्सिस है पहली रिंग में। अच्छा, अभी आप एक चीज नोटिस करो, आपने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, ये देखो, आपने ये डायमीटर पे निकाला था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी पीछे निकाल के हटें, कितना निकाला था आपने डायमीटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ एम आर स्क्वायर। अब आप देखो ये कहां से पास कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास, हाँ जी कर रहा है ना, सेंटर ऑफ मास से पास। अब आप देखो इन दोनों के बीच में देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखो कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर, क्योंकि ये टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, और ये दोनों एक्सेस एक दूसरे के क्या है, देखो पैरेलल है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो अगर मैं इस I1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ, ये वन रिंग जो है इसका मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगी, कितनी होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास ये कितना आ गया, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, तो कितना आ गया, 3/2 एम आर स्क्वायर। तो मेरे पास ये जो गिवन वैल्यू आई, ये 3/2 एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया वन का, ये एक रिंग का आया। अच्छा, ये दूसरी रिंग भी देखो बिल्कुल वैसे ही है, दूसरी रिंग में भी सेम वही वाला केस हो गया। तो दूसरी रिंग के लिए जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो भी कितना आ गया, 3/2 एम आर स्क्वायर। और अगर मैं ये तीसरी रिंग को लूं तो तीसरी रिंग में मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये कहां से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है इसके डायमीटर से। तो अगर ये इसके डायमीटर से पास कर रहा है तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया हाफ एम आर स्क्वायर। और ये सारा सिस्टम घूम रहा है, तो अगर सारा सिस्टम घूम रहा है तो आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया ये एक्स एक्स डैश एक्सिस पे, ये इन सारे मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का क्या हो गया, सम हो गया। और अगर ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का सम हो गया तो आप इन सबको ऐड कर दो, तो ये क्या बन गया, 7/2 एम आर स्क्वायर। तो ये 7/2 एम आर स्क्वायर, ये जो आप देख रहे हो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया 7/2 एम आर स्क्वायर। अच्छा, अब आपको यहां पर एग्जामिनर एक और क्वेश्चन दे सकता था, वो एक और चीज कह सकता था कि ऑल्सो फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हमें पेपर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले न्यूमेरिकल्स में ये रेडियस ऑफ गायरेशन भी आ जाएगा। तो ऑल्सो फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एक्स एक्स डैश
एक्सिस, तो ये जो एक्स एक्स डैश एक्सिस है इसके अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली एक कंसेप्ट होता है जिसमें आप क्या करते हो, आप ना ये कंसेप्ट में आप ये अज्यूम करते हो कि ये सारा का सारा जो बिग साइज फिगर है ये सारा का सारा एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया? एक पॉइंट में। और अब ये जो पॉइंट बना, ये पॉइंट इस एक्सिस के आसपास घूम रहा है। कौन घूम रहा है? एक पॉइंट। कौन घूम रहा है? एक पॉइंट। कौन सा पॉइंट? ये पूरी बॉडी एक पॉइंट में कन्वर्ट होगी। पूरी बॉडी किस में कन्वर्ट होगी? एक पॉइंट में। और वो जो पॉइंट है वो अब एक्सिस के आसपास क्या कर रहा है? घूम रहा है। और जब वो एक्सिस के आसपास घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आ रहा है जो बड़ी बॉडी का आ रहा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आ रहा है जो बड़ी वाली बॉडी का आ रहा था। तो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस बनेगा, उस पॉइंट के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट क्या है कि आप क्या करते हो, आप कहते हो ये एक बिग साइज बॉडी घूम रही है, ठीक है? तो आपने कहा यार अगर मैं ये मान लूं कि वो बिग साइज बॉडी क्या है? एक पॉइंट है, तो बिग साइज बॉडी नहीं घूम रही, कौन घूम रहा है? एक पॉइंट। और वो पॉइंट जब घूम रहा है तो वो पॉइंट जब घूम रहा है तो उस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आ रहा है जो उस बिग साइज बॉडी का आ रहा है। तो फिर उस पॉइंट का एक्सेस से डिस्टेंस, उस पॉइंट का एक्सेस से डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन। और अगर हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन उसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। ये हमारा फॉर्मूला होता है। फिर m क्या है? m है मास ऑफ बॉडी, तो m है मास ऑफ द बॉडी, और k क्या हो गया? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो m के स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि सारा मास पॉइंट में कन्वर्ट हो गया और पार्टिकल का क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया MIRI स्क्वायर। MIRI स्क्वायर मतलब मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो सारी बॉडी पॉइंट में कन्वर्ट हो गई, तो सारी पॉइंट का मास m हो गया और उसका k डिस्टेंस हो गया एक्सेस से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? m इंटू k स्क्वायर। हाँ जी, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये बॉडी का मास m है, ये बॉडी का मास m है, ये बॉडी का मास m है, तो ये जो पॉइंट है इसका मास कितना हो जाएगा? क्योंकि सारी बॉडी पॉइंट में कन्वर्ट होगी ना। तो हमारे पास यहां पे अगर मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालूंगा? मेरा जो ये गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा ये बन जाएगा 3m इंटू के स्क्वायर। ये बोलेगा मैंने 3m के स्क्वायर को लिखा क्योंकि सारा मास 3m है। k क्या हो गया? रेडियस ऑफ गायरेशन। और हमने क्या कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आना चाहिए? वही जो ये पूरी बॉडी का आ रहा था, यही जो पूरी बॉडी का आ रहा था। तो ये पूरी बॉडी का जो आ रहा था वो मेरा गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया k की जो वैल्यू है वो 7/6 अंडर रूट ऑफ r। ये हमारा गिवन रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया। तो ये आपका गिवन रेडियस ऑफ गायरेशन। हाँ जी, समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने? मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब भी डील करना है तो पहले तो देखोगे यार पार्टिकल है या वो एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। पार्टिकल का सिंपल है MIRI स्क्वायर, और रिजिड बॉडी के लिए हर शेप का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हर शेप का। रॉड के लिए अलग है, रिंग के लिए अलग है। ऐसे अगर मैं यहां पे डिस्क के लिए निकालूं, मेरे पास लेटर से ये एक डिस्क है, तो अगर आप डिस्क की बात करो, ये आपके पास लेटर से एक डिस्क है, तो इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, मास m है, रेडियस r है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द शेप ऑफ द रिंग वो है हाफ m इंटू आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं। रिंग के लिए mr स्क्वायर था, डिस्क के लिए कितना है? हाफ m इंटू आर स्क्वायर। और अगर मैंने अबाउट द डायमीटर निकालना है, जैसे अब ये देखो, ये अबाउट द डायमीटर, तो सेम वही कंसेप्ट जो मैंने पीछे लगाया था, सेम वही। तो जैसे मैं यहाँ पर जब सॉल्व करूंगा, इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, तो दोनों डायमीटर दो, ये भी डायमीटर बन गया, देखो ये भी डायमीटर, दोनों का सम किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। अगर दोनों का सम इसके इक्वल है तो आपका यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आ जाएगा? 1/4 m इंटू आर स्क्वायर। फिर m क्या है? m मास है,
और आर क्या है, आर इस डिस्क का रेडियस है। सिमिलरली मेरे पास अगर एक सिलेंडर है और ये जो सिलेंडर मैं देख रहा हूँ ये हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर में आप क्या नोटिस करोगे कि आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिंग ऑफ द डिस्क। तो यहाँ पे जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर मैं एक हॉलो सिलेंडर लूँ तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी m इंटू आर स्केयर, वेयर m पूरे सिलेंडर का मास है और r जो है वो इस सिलेंडर का रेडियस है। और हाइट सिलेंडर की यहाँ पे कुछ भी वो मैटर नहीं करती, हाइट चाहे कुछ भी वो मैटर नहीं करती। और ऐसे ही अगर ये मेरे पास सॉलिड सिलेंडर होता तो सॉलिड सिलेंडर के केस में जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो बन जाएगा हाफ m इंटू आर स्क्र। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा दैट इज m इंटू आर स्क्र। हाँ जी बोलो बेटा, क्लियर है? तो ये सॉलिड के लिए बनेगा। ऐसे ही अगर हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है और मैं उस स्फेरिकल बॉडी के गिवन डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहता हूँ, तो वी वांट टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायामीटर अबाउट दिस स्फेरिकल बॉडी। तो स्फेरिकल बॉडी 3D है, बिग साइज है। तो इस स्फेरिकल बॉडी के अबाउट अगर मैं इस बॉडी को ऐसे घुमाता हूँ, इसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा 2/5 m इंटू आर स्क्र। m ये मास है, r इसका रेडियस है अगर ये सॉलिड सिलेंडर है। और अगर ये मेरे पास हॉलो है, अगर ये हॉलो सिलेंडर है तो मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होगा 2/3 m आर स्क्र। और ये हमने याद रखना है कि हमारे लिए जो अर्थ है, जब भी अर्थ के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हम अर्थ को क्या मान के चलेंगे, एक सॉलिड सिलेंडर, और हम अर्थ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या लेके चलेंगे 2/5 m आर स्क्र। हाँ जी ठीक है। तो फिर यहां पे देखो जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन था कि ये आपके पास 4 स्फेरिकल बॉडीज हैं और आप ये 4 स्फेरिकल बॉडीज को ये गिवन एक्सिस के अबाउट, ये देखो ये वाला जो एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहते हो, ये वाले एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहते हो, और क्वेश्चन है कि इस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये वाला स्फीयर जो है वो अपने डायामीटर पे घूम रहा है, ये वाला भी अपने डायामीटर पे घूम रहा है, और ये वाला जो स्फीयर है इसको अगर आप नोटिस करोगे तो ये ऐसे करके घूमेगा। ये वाला जो आप स्फीयर है, अगर आप इस थर्ड स्फीयर को देखो वो भी ऐसे करके घूमेगा। दो स्फीयर्स जो हैं, ये वाले 2 स्फीयर्स अपने डायामीटर पे घूमते रहेंगे, और ये वाले जो 2 स्फीयर्स हैं ये 2 स्फीयर ऐसे करके घूमेंगे, ये ऐसे करके घूमेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला एक्सिस है जिसके अबाउट आप इस सारे सिस्टम को घुमा रहे हो, और आपको दिया हुआ है कि इन सारे स्फीयर्स का जो रेडियस है वो a है। हमें दिया हुआ है कि इन सब का जो रेडियस है वो कितना है, a है। और ये जो आपका गिवन स्केयर फ्रेम है इसका जो डिस्टेंस है या साइड की लेंथ है वो b है, और b जो है वो 2a से बड़ी है। इसका मतलब ये स्फीयर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो ये स्फीयर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। अब मैं इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मैं क्या नोटिस करूंगा कि ये जो 1 और ये जो 4 है इन दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो अबाउट इनके डायमीटर ही है, ये अपने डायमीटर के अबाउट घूम रहे हैं। और अगर आपको सिर्फ वर्ड स्फीयर लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा तो इफ नॉट मेंशन तो वो बॉडी सॉलिड होगी। ये याद रखना है कि अगर सिलेंडर है नॉट मेंशन तो वो सॉलिड सिलेंडर है, स्फीयर है नॉट मेंशन तो वो सॉलिड स्फीयर है। और ये जो 1 है और ये जो 4 है दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इनके डायमीटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है 2/5 m इंटू आर स्क्र। आर मतलब उनका रेडियस। हाँ जी ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा अब ये जो स्फीयर है ये स्फीयर इस एक्सिस के अबाउट कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। तो मैंने अब क्या करना है, मैंने इस स्फीयर का यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है।
देखो अगर तो ये होता ना पार्टिकल, अगर अगर ये स्फीयर की जगह क्या होता, पार्टिकल, और इसका मास क्या होता m, तो मैं यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखता, m इंटू बी स्केयर, ऐसे लिख देता, मास इंटू स्केयर ऑफ डिस्टेंस। पर ये पार्टिकल नहीं है, ये पार्टिकल नहीं है, ये क्या है, रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी को आप कैसे डील करोगे, तो आपको रिजिड बॉडी के केस में ये पता है कि इसके खुद के एक्सिस पे, इसके खुद के एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, खुद के एक्सिस पे वो कितना है, 2/5 ma²। आपको पता है कि इसके अपने एक्सिस पे कितना है, 2/5 ma², अपने। पर मैंने यहां नहीं देखना, कहां देखना है, यहां पे। और अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैंने ये जो सेकंड स्फीयर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, इसके खुद के सेंटर ऑफ मास पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, खुद के सेंटर ऑफ मास पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना है, 2/5 ma²। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सेंटर ऑफ मास पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्केयर, एंड स्फीयर का टोटल मास कितना है m, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे कितना है b। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ये वाले स्फीयर का अपने गिवन एक्सिस पे। हाँ जी, पता लग रहा है क्या कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर मैं इस वाले स्फीयर का यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं, तो सेम वही चीज है, सेम वही जो अभी हमने 2 के साथ किया, सेम वही चीज 3 के साथ होगी। और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का क्या बनेगा, वो बनेगा इन सारे मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का सम, इन सारे मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का सम। और अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो ऐड करने पे आ जाएगा 8/5 ma² प्लस ट्वाइस ऑफ m/b²। हाँ जी, ठीक, क्लियर है ये। तो 8/5 ma² प्लस ट्वाइस ऑफ m/b²। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जब भी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना, ठीक है। अब देखो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सारा सीख लिया, एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें हम उसको अप्लाई करना सीखते हैं। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले क्वेश्चंस आएंगे, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। जैसे देखो यहां पे आपको क्वेश्चन कह रहा है कि अ मीटर स्केल AB is held vertically with its one end A on the floor and is allowed to fall। तो हमें एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास एक 1 मीटर का स्केल है, तो ये स्केल है और इस स्केल को हमने ऐसे वर्टिकल रखा। तो लेटर से मैंने मान लिया कि ये स्केल है जिसकी लेंथ L है और इसको मैंने ऐसे वर्टिकल रखा। अब ये जो स्केल मैंने वर्टिकल रखा, इस स्केल को मैंने ये ऐसे रखा हुआ है फ्लोर पे। अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने अलाउ किया कि ये क्या करे, ऐसे नीचे की तरफ फॉल करे। इसको हमने ऐसे नीचे की तरफ गिरने दिया इसको, तो हम इसको ऐसे नीचे की तरफ गिरने दे रहे हैं। वी अलाउ इट टू फॉल वर्टिकली, तो हम इसको ऐसे वर्टिकली नीचे गिरने दे रहे हैं। जैसे मेरे पास ये मेरे पास ये मार्कर है, तो देखो मैंने इसको ऐसे छोड़ा तो ये ऐसे नीचे गिरा, ये देखो ये देखो ये ऐसे है, तो ये इसको मैंने छोड़ा तो ये नीचे गिर गया। तो ये जब नीचे गिर रहा है तो इसका मोशन देखो, ये ऐसे करके नीचे गिर रहा है। और जब ये नीचे जा रहा है तो जैसे जैसे नीचे जा रहा है इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसकी रोटेशन फास्ट हो रही है। तो जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, इसका जो ओमेगा है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज। बेसिकली जब ये नीचे जा रहा है तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज कर रही है। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि जब ये नीचे जा रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज। तो जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। सेम वही वाली बात है कि अगर एक बॉल को आप छोड़ोगे तो जैसे जैसे बॉल नीचे जाएगी आपको पता है उसकी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज। और जब वो बॉटम पे जाएगी और टकराने वाली होगी तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। बस फर्क क्या है, ये जो आपका मोशन है ये कौन सा मोशन है, लीनियर मोशन है। और ये जो आप केस देख रहे हो ये आपका कौन सा मोशन है, ये आपका
रोटेशनल मोशन है। बाकी अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो बात तो वही हो रही है। हाँ जी, ठीक है जी। तो यहां पे आपको वो कह रहा है कि ये जो गिवन रॉड है, इस रॉड को हमने रॉड ए बी कह दिया, और जो ए है वो फ्लोर को टच कर रहा है, बी टॉप पे है। जब कहता बी आके हिट करेगा, जब ये बी एंड हिट करेगा तो कह रहा है बताओ वो कितने वेलोसिटी के साथ हिट करेगा, ये बी एंड कितनी वेलोसिटी के साथ आके हिट करेगा टू द ग्राउंड, ये हमने निकालना। अब देखो बात तो फ्री फॉल ही है, अगर आप ध्यान से देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। पर वो जो फ्री फॉल है वो लीनियर मोशन नहीं है, वो फ्री फॉल कौन सा है, रोटेशनल मोशन है। अब देखो चाहे वो लीनियर हो चाहे रोटेशनल हो, अगर फ्री फॉल है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पर यहां पे बस फर्क पता क्या पड़ेगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी आप देख रहे हो, ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी हो जाएगी, रोटेशनल। बस ये फर्क पड़ेगा, ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेशनल। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में आप हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिखोगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखोगे। और जब आप आई लिखोगे, आई तो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक रॉड का। और अगर आप ध्यान से देखो, जब आप इसको देख रहे हो तो देखो ये जब बॉडी आपकी ऐसे रोटेट करेगी, ये देखो ये बॉडी अब ऐसे रोटेट करेगी, तो जब ये बॉडी ऐसे रोटेट करते नीचे जा रही है, देखो तो ये बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एज। ये देखो मैं अगर यहां से पकड़ूं तो ये बॉडी जब ऐसे नीचे जा रही है तो इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एज। ये बॉडी अपने एज के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट। और ये रॉड है, और जब रॉड अपने एज के अबाउट रोटेट करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, 1/3 ml स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, कर मैं वही रहा हूं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम कांस्टेंट है, वही कर रहा हूं। पर काइनेटिक में अब हाफ एम बी स्क्वायर नहीं ले रहा, क्या ले रहा हूं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एंगल जब ये बॉडी ऐसे नीचे जाएगी तो उसका हमेशा एंगल चेंज होता रहेगा। पर हमें पता है कि जब बॉडी रोटेट करती है तो किसी भी इंस्टेंट पे पूरे बॉडी का ओमेगा क्या होता है, सेम होता है। नीचे आते हुए हर पॉइंट का वी चेंज होगा, पर पूरी बॉडी का एक गिवन इंस्टेंट पे ओमेगा सेम रहेगा। अब मेरे पास इनिशियल ये पोजीशन होगी, मतलब इनिशियल पोजीशन जो मेरी है वो वर्टिकल हो गई। अगर मैं नोटिस करूं कि यार पहले क्या था, तो पहले बॉडी ऐसे इनिशियली वर्टिकल थी, और अब फाइनल पोजीशन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल। अच्छा, जब फाइनल पोजीशन, अब देखो यहां पे मेरा ओमेगा क्या था, 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे थी। जब आके हिट की तब बॉडी का ओमेगा मैं निकालने लगा कि जब बॉडी हिट की तब बॉडी का ओमेगा कितना था। हाँ जी, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो मेरे पास एक काइनेटिक एंड पोटेंशियल जो है वो इनिशियल हो गया, एक काइनेटिक एंड पोटेंशियल जो है वो क्या हो गया, फाइनल। अच्छा, इनिशियल मेरा काइनेटिक 0 है, इनिशियल मेरा काइनेटिक 0 है। पोटेंशियल इनिशियल क्या होगा, एम जी एच, यही होगा ना, एम जी एच। अच्छा, अब एम जी एच किसका, एम जी एच लेना है, रॉड का। रॉड तो एक बिग साइज बॉडी है, और एक बिग साइज बॉडी को अगर आपने एमजीएच लेना है तो पहले आप क्या निकालोगे, उसका सेंटर ऑफ मास के। बिग साइज बॉडी को एक पॉइंट में कन्वर्ट करोगे, और उस पॉइंट को जब कन्वर्ट करोगे तो उसका सारा मास कहां पे लाई करेगा, उसके सेंटर पे। वो जो सेंटर ऑफ मास है वो आपकी क्या हो जाएगी, एच। तो एच समझ में आया हमने कैसे लिया, एच ऐसे क्यों लिया, क्योंकि रॉड है तो रॉड का एमजीएच, तो एच क्या लेंगे, तो हमने क्या कहा था, एच कैसे लेंगे, पूरी रॉड को क्या कन्वर्ट करेंगे एक पॉइंट में, और पूरी रॉड को पॉइंट में कौन कन्वर्ट करेगा, उसका सेंटर ऑफ मास। तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास, तो ये जो mgh है, ये h की जो वैल्यू आप लोगे वो क्या लोगे आप, L/2 इज इक्वल टू, जब आप यहां पे आके हिट करोगे तो आपकी जो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि बॉडी तो ग्राउंड पे ही आ गई। अगर बॉडी ग्राउंड पे आ गई तो सेंटर ऑफ मास भी कहां आ गया, ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। आई समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम। तो मेरे पास यहां पर ये जो गिवन केस है हो गया, हाफ आई जो है वो आ गया 1/3 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgh/2। तो हम यहां पे क्या नोटिस करेंगे कि m m2
2 कैंसिल हो गया, तो जो ओमेगा की वैल्यू है ये हमारे पास, हाँ यहाँ पे ये एल भी आया बिल्कुल सही, तो ये एल स्केयर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये जो ओमेगा है इसकी जो गिवन वैल्यू बनेगी ये हमारे पास कितनी आ गई, दिस ओमेगा विल बी इक्वल टू 3g/l अंडर रूट, तो ये हमारा ओमेगा आ गया। तो जब ये रॉड ने आके हिट किया ग्राउंड को, इस रॉड ने जब ग्राउंड को हिट किया तो कितने एंगुलर वेलोसिटी से हिट किया, अंडर रूट ऑफ 3g/l। हाँ जी क्लियर है यहां तक। अब एक लास्ट चीज, बस आपको एग्जामिनर कह रहा है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालो। पूरी रॉड का ओमेगा सेम है, पूरी रॉड का ओमेगा सेम है, पर लीनियर वेलोसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी घूम रही होती है तो उसके हर पॉइंट की वेलोसिटी डिफरेंट होती है, और जब हर पॉइंट की वेलोसिटी डिफरेंट होती है तो मैंने अगर ये लास्ट पॉइंट को देखना है तो लास्ट पॉइंट का जो मेरा एक्सेस से डिस्टेंस बन रहा है r, वो क्या बन रहा है l, तो मेरी लीनियर वेलोसिटी जो है, लीनियर वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी r ओमेगा, तो ये हमारी r ओमेगा लीनियर वेलोसिटी। तो ये जो b पॉइंट है इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई 3gl अंडर रूट, इसकी वेलोसिटी आ गई 3gl अंडर रूट। और क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मीटर स्केल, तो मीटर स्केल वो होता है जिसकी लेंथ 1 मीटर, मीटर स्केल का मतलब मीटर स्केल, मीटर स्केल का मतलब एक ऐसा स्केल जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो अगर मैं यहां पे इसकी लेंथ 1 मीटर पुट करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली हमारा जो आंसर है वो 5.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। सो मेन है कि लगाना कैसे, मतलब कंसेप्ट याद रखना है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ गया तो जैसे मास को आप डील करते हो इसको भी वैसे ही डील करना, बस निकालना आना चाहिए। हाँ जी क्लियर है ये, ठीक है।